सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। अखबारों की सुर्खियों में हर रोज हम उन तमाम सुर्खियों पर चर्चा करते हैं जो अखबारों के हेडलाइंस होती है, लेकिन वो हेडलाइंस क्यों बनी, उनके पीछे की असल खबर क्या है, असल मुद्दा क्या है, उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े होते हैं, उनके साथ विश्लेषण करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आज भी अखबारों की सुर्खियों में तमाम सुर्खियों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार अजय श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार रामजी श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत करना चाहूंगी डॉक्टर राकेश पाठक जी मैं आपसे कि जिस तरह से ममता बनर्जी का जो मिशन दिल्ली है, क्या कहेंगे आप? कल उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की, इसके पहले उनका ये कहना है कि विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है, इसके चलते वो अपनी ही पार्टी की बैठक में शामिल नहीं हुई। देखिए प्रेषिता, स्वाभाविक तौर पर इस वक्त नरेंद्र मोदी वर्सेस बाकी सारी पार्टियां हैं जी, और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अजेय से हो गए हैं पिछले कुछ वर्षों में, यद्यपि लगातार चुनाव हार भी रही है भारतीय जनता पार्टी जी, लेकिन एक एकजुट विपक्ष के बिना भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना आसान नहीं होगा। जी, बंगाल के चुनाव के बाद हौसले न केवल ममता बनर्जी के बुलंद हैं बल्कि बाकी पार्टियां भी थोड़ी सी उम्मीद की रोशनी देखने लगी। जी, तो कल ममता बनर्जी का जो दिल्ली का दौरा है और अभी वे 4 दिन रहने वाली हैं, उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की, राहुल गांधी से की, विपक्ष के तमाम नेताओं से मिल रही हैं, कमलनाथ से मुलाकात हुई। जी, तो मुझे लगता है कि 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव एक लिटमस पेपर टेस्ट होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसमें तमाम जो विपक्ष है उसके सामने एक चुनौती होगी कि वो किस तरह उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा होता है। जी, और फिर उसके बाद लगे लोकसभा चुनाव भी है 2 साल बाद 2024 में। जी, तो ये सारी कवायद ममता बनर्जी ने कहा भी है कि 2024 का चुनाव सारे विपक्ष और मोदी के बीच होगा। जी, तो देखना होगा ये कवायद किस तरह परवान चढ़ती है। लेकिन स्वाभाविक है, भारत की राजनीति में ऐसा पहले भी होता आया है। जब यूपीए की सरकार लगातार 10 साल थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी, कालांतर में आडवाणी जी, नरेंद्र मोदी जी, ये सब लोग विपक्ष की इस तरह की एकता की कवायद करते रहे हैं जी, और उससे भी पहले चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल, देवे गौड़ा, वीपी सिंह, लंबी फहरिस्त है इस तरह की गतिविधियों की। तो जब जो सत्ता में होता है तो बाकी बचा हुआ विपक्ष एक पलड़े में इकट्ठा होने की कोशिश करता है। ये कोशिश भी उसी का हिस्सा है। बिल्कुल। रामजी श्रीवास्तव जी से आपसे लेना चाहूंगी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ जी जी बिल्कुल। मिशन दिल्ली ममता बनर्जी का जिस तरह से विपक्ष की बैठकों में टीएमसी ने किनारा किया, क्या कहेंगे आप? राजनीतिक बदलाव तेजी से वहां पर बदलते नजर आ रहे हैं। देखिए, जो राकेश जी ने कहा है, राकेश जी ने बात सही बोली है, लेकिन मेरी मान्यता ये है कि ममता बनर्जी के साथ सब लोग, अगर ममता बनर्जी उसमें हेड बनना चाहेंगे या ममता बनर्जी चाहेंगे कि हम लीड करें, तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत सी पार्टी उनको सपोर्ट करेंगी। जी, आप ये देख लीजिए, क्योंकि कहने का जरूर है, जैसे कल भी हुआ है, कल वो कांग्रेस की पार्टी में नहीं गई जी, लेकिन सोनिया गांधी से अलग से मिलने गई। जी, मतलब आपकी जो एक कहने चाहिए एक सामंजस्यता जो होती है, एडजस्टेबिलिटी होती है, वो एडजस्टेबिलिटी आपकी नहीं है। मल्लिकार्जुन जी जो है सीनियर आदमी है, आज संसद में विपक्ष के नेता हैं, ठीक है, आपकी अगर बंगाल में उनसे आपके नहीं संबंध है, मतभेद है अगर, लेकिन वहां तो वो मल्लिकार्जुन जी थोड़ी है, वो तो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो आपका अहम वहां पे आ रहा है सामने, आप वहां से मिलने, उनसे मिलने, उनकी पार्टी मीटिंग में नहीं जा रही हैं आप, लेकिन आप सोनिया गांधी के पास अलग से मिलने जा रही हैं। तो ऐसे ही इनका क्या होगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि कम से कम 4-5 पार्टियां इनसे ममता बनर्जी से नहीं मिलेंगी। अब जब ऐसा बोलते हैं, अब जैसे राकेश जी ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, कि जब ऐसा होता है कि जब पावर जब बहुत हो जाता है, सत्ता पक्ष बहुत पावरफुल हो जाता है, तो विपक्ष कभी कभी एकजुट होने लगता है। लेकिन मेरी मान्यता ये है कि अगर ये अपना नेतृत्व किसी और को दे ममता बनर्जी के बजाय, तो शायद मेरे को लगता है कि पूरा विपक्ष एकजुट हो सकता है। लेकिन ममता बनर्जी के पीछे, क्योंकि ममता बनर्जी की जो पर्सनालिटी, अपन कहना नहीं चाहिए तो राजनीतिक बात है, पर्सनालिटी की बात नहीं करना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी की जो पर्सनालिटी है, जुझारू है, संघर्ष करती हैं और बिल्कुल जमीन से जुड़ी हैं, आम आदमी में उनकी बहुत अच्छी छवि है। लेकिन इसके विपरीत ऐसा भी है
कि बहुत से लोगों को ममता बनर्जी की जो राजनीति करने का ढंग है वो पसंद नहीं आता है। अगर मान लीजिए विपक्षी पार्टियों के 22-24 लोगों ने मिलकर उनको नेता बना भी लिया तो वोट तो आपको पब्लिक से चाहिए ना, वो 24 लोग थोड़ी वोट देंगे, वोट तो पब्लिक देगी ना। तो मेरे को नहीं लगता कि ममता बनर्जी अगर नेतृत्व करती हैं विपक्ष का तो जनता का शायद मेरे को नहीं लगता बहुत समर्थन मिलेगा। जनता का बहुत समर्थन तब मिलेगा जब विपक्ष का नेता आम राय वाला हो, जिसकी पर्सनालिटी न्यूट्रल हो, जिसको सब लोग सर्वमान्य होते हैं। जैसे कई जगह होता है कि भाई जैसे उन्होंने कहा कि अडवाणी जी सर्वमान्य नहीं थे लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी सर्वमान्य थे। बिल्कुल, मेरा आशय उस दृष्टिकोण से है कि ममता बनर्जी सर्वमान्य नेता कम से कम जनता में नहीं है। बिल्कुल, नेताओं के बीच हो सकती है, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं पार्टियों के। निश्चित ही। अजय श्रीवास्तव जी, आपसे लेना चाहूंगे इसी मुद्दे पर। देखिए, ऐसा है कि पहला जो 14 से 19 का एक जो समय था, उस समय मायावती और मुलायम सिंह जो थे वो नंबर 1 की रेस में थे। इस समय जो है शरद पवार और ममता बनर्जी ये जो है विपक्ष में नंबर 1 नेता के रूप में आगे आने के लिए आपस में इनका एक कंपटीशन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो किसी भी स्थिति में ममता बनर्जी को नंबर 1 नेता स्वीकार नहीं करेगी, ना ही शरद पवार को नंबर 1 नेता के रूप में स्वीकार करेगी। उनको एक सहयोग ले सकते हैं क्योंकि कांग्रेस का जो स्तर है वो राष्ट्रीय स्तर है और ममता बनर्जी एक क्षेत्रीय पार्टी को रिप्रेजेंटेशन करती हैं जिसका बंगाल के आगे कोई अस्तित्व नहीं है। शरद पवार जो हैं एक महाराष्ट्र को रिप्रेजेंटेशन करते हैं जिसका कि महाराष्ट्र से अधिक कोई वर्चस्व नहीं है। तो इसके कारण कांग्रेस का जो राष्ट्रीय स्वरूप है वो ममता बनर्जी को एक बैसाखी के रूप में तो स्वीकार कर सकता है, लेकिन ममता बनर्जी को अपना नेता माने ये कतई स्वीकार नहीं होगा। तो जो ममता बनर्जी का दूसरा जो केजरीवाल के पास जाना है दूसरी चीज है, क्योंकि केजरीवाल और इनके जो कार्यक्रम हैं वो एक तरह से हैं, चाहे वो घुसपैठियों के मामले में हो, चाहे वो रोहिंग्याओं को अधिकतर मतलब बढ़ाकर रखने के उसमें हो, सुविधाएं देने के संबंध में हो, तो दोनों के विचार एक से हैं और दोनों उस रूप में कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन जो खास बात है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी स्थिति में ममता बनर्जी को अपना नेता स्वीकार नहीं कर सकती है, ना ही शरद पवार को अपना नेता स्वीकार कर सकती है। यदि वहाँ पर कोई भी जो पीएम पद का दावेदार रहेगा वो राहुल गांधी ही रहेंगे और नंबर 2 पर वहाँ संगठन के मामले में प्रियंका गांधी रहेंगी। जी, निश्चित ही आगे देखना होगा कि ये जो बदलाव तेजी से हो रहे हैं वो आगे किस और रुख करते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। राकेश जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। जमाकर्ताओं को राहत दी है केंद्र ने, इस तरह से बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला है। बैंक डूबा तो 5 लाख रुपए तक मिलने की प्रक्रिया 90 दिन में निपट जाएंगी। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात है प्रेषिता, क्योंकि कई लोगों के जो बड़े बड़े खाते होते हैं, करोड़ों रुपए जिनके खातों में जमा होंगे जी, और बैंक डूबने के बाद अगर उनके मान लीजिए किसी के 5 करोड़ 10 करोड़ जमा है, तो व्यापारियों के लिए बहुत साधारण सी बात है। हिंदुस्तान में जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जो 1 नंबर में कम से कम बैंकों में जमा रकम रखते हैं, उनकी रकम में से बैंक के डूबने पर सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। इसे इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है कि जैसे बड़ी नेमत बांटने जा रही है भारत सरकार, बड़ी कृपा करने जा रही है खाता धारकों पर जी। असल बात यह है कि बैंक डूब क्यों रहे हैं, बिल्कुल इस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा कि पिछले 5-6 सालों में देश में बड़े बड़े बैंक डूब गए। मुंबई में बड़ा एक बैंक डूबा था और उस तरह की बैंक की डूबत के बाद लोगों को आज तक 1 पाई नहीं मिली है। भविष्य में किसी बैंक के डूबने की संभावना न हो, हमारा अर्थतंत्र, हमारा रिजर्व बैंक, ये सब इस तरह से, वित्त मंत्रालय इस तरह से कम निगरानी रखें बैंकों पर जी, कि बैंक डूब ही क्यों रहे हैं। बिल्कुल, करोड़ों अरबों रुपए जिन बैंकों में होते हैं, अगर वहां के खाता धारकों में से अगर आपने 5-5 लाख रुपए लोगों को दे भी दिए, तो बाकी जो डूबत खाता है उसका, बाकी जो पैसे डूब गए, बहुत साधारण आंकड़े के रूप में हम बात करें, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए किसी के जमा है बैंक में जी, और बैंक का संचालक मंडल हाथ खड़े कर देता है, बैंक डूब गया, भाग गए, दिवालिया हो गए, तो 1 करोड़ में से जिसके 95 लाख डूब गए, क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो इसको बर्दाश्त कर पाएगा? तो ये सरकार इस तरह के हेडलाइन मैनेजमेंट के काम करती है। ऐसा प्रतीत होता है अखबारों को देखकर या टेलीविजन पे कि बहुत बड़ी
उपकार की कोई घोषणा कर दी है देश के लिए, सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने बड़ी कृपा कर दी है जी, तो सरकार को चेतना इस बात के लिए होगा, सरकार को सोचना ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था किस पायदान पर पहुंच गई है और इस डूबती हुई अर्थव्यवस्था का खामियाजा बैंकों को भी भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल। कितने बैंक पिछले सालों में दिवालिया हुए हैं, कितने बड़े बड़े ऐसे लोग बैंकों का कर्ज लेकर हजारों करोड़ रुपए लेकर देश से बाहर चले गए, उस पर कोई सवाल नहीं पूछता। बिल्कुल। बैंकों से कर्ज ऐसे कैसे मिल जाते हैं उन कंपनियों को जिनका कोई बही खाता पिछला अच्छा नहीं रहता। संदिग्ध लेन देन वाले, संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों वालों को भी करोड़ों रुपए के कर्ज मिल जाते हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम है, आप देख लीजिए उनके खिलाफ सीबीआई के मुकदमे चल रहे हैं। बिल्कुल। स्टेट बैंक की चेयरमैन से लेके और तमाम बैंकों के बड़े बड़े पदाधिकारी। तो सरकार और वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि इस साठगांठ को रोकना, बैंकों के इस तरह के घाटे, बैंकों को लगने वाली चोट, और उसके बाद एक और चीज इस पर ध्यान देने की जरूरत है जी, कि लगातार पिछले कुछ वर्षों में बड़े बड़े उद्योगपतियों, अडानी अंबानी तक के करोड़ों रुपए के कर्ज माफ किए गए हैं, एनपीए किए गए। अंततः ये जनता के ही ऊपर भार आता है, इस पर विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल। रामजी श्रीवास्तव जी, प्रश्न पूछिए। जी, जिस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कानून डीआई सीजीसी जो संशोधन हुआ है, इसमें इस बिल को मंजूरी मिली है, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर राकेश पाठक जी ने कहा कि ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, आप कैसे देखते हैं? मेरी मान्यता ये है कि गवर्नमेंट ने शायद ये कोशिश की है कि जो छोटा कंज्यूमर है, आम आदमी है, उसको कम से कम जरूर राहत मिले। बड़े लोगों को तो खैर जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, देखिए जो राकेश जी ने बोला उनकी बात बिल्कुल 100% सही है कि अगर किसी का 80 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया जमा है तो उसको तो केवल 5 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट की शायद, ऐसा मेरे को लगता है, गवर्नमेंट की मंशा शायद ये है कि जिस आदमी के, गरीब आदमी के 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख छोटा पैसा जमा है, उसको कम से कम तुरंत राहत मिल जाए। क्योंकि जो बड़ा आदमी वो तो कैसे भी कुछ कर ही लेगा, लेकिन छोटा आदमी जिसके पास सिर्फ पूंजी 3 लाख की है, 4 लाख की है, वो क्या करेगा? और एक दूसरी बात मेरे को समझ में नहीं आई, एक प्रश्न यहाँ पे उठता है, जैसा कि राकेश जी ने बोला कि जब रिजर्व बैंक से मान्यता लेते हैं, किसी भी बैंक को खोलने के पहले रिजर्व बैंक मान्यता देता है, तो रिजर्व बैंक क्या देखता है? आज आपको अगर बैंक से गारंटी चाहिए 50 लाख की, तो आपको 50 लाख की प्रॉपर्टी या 50 लाख की कोई ना कोई आपको उसमें अल्टरनेट, आपको कोलेटरल प्रॉपर्टी देना पड़ती है जब आपको 50 लाख की बैंक गारंटी मिलती है। तो अगर किसी बैंक को खोलने में, अगर किसी बैंक ने बोला कि हम 1000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, तो फिर रिजर्व बैंक क्या देखता है? रिजर्व बैंक क्यों नहीं देखता कि 1000 करोड़ का टर्नओवर करेगा तो अगर वायदे में कुछ होगा तो रीपे कहां से करेंगे ये? मेरा निवेदन ये है, देखिए जैसा अपन हमेशा सुनते रहते हैं, मैं कोई किसी पार्टी पे या उस पे सरकार पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे हुआ, बीजेपी के टाइम पे होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आज कोई, मान लीजिए राकेश जी हैं, राकेश जी बहुत रिसोर्सफुल है, राकेश जी के बहुत अच्छे संबंध है लोगों से जी। आज राकेश जी को बैंक से मान लीजिए 500 करोड़ रुपए चाहिए हैं, तो चूंकि इनके संबंध बहुत अच्छे हैं, तो हो सकता है गवर्नमेंट इनके हिसाब से मापदंड जो है निर्धारित कर दे जी, और राकेश जी 500 करोड़ ले लेंगे, है कि नहीं? तो मेरा कहना यह है कि जो बड़े लोग होते हैं वो अपने हिसाब से नियमों को समय समय पर शिथिल कराते हैं, पैसा ले लेते हैं या बैंक अपने रजिस्टर्ड करा लेते हैं। उस दृष्टिकोण से बैंक का जो रजिस्ट्रेशन होता है, हेलो जी जी, आ रही है, बैंक का जो रजिस्ट्रेशन होता है, बैंक की जो गारंटी होती है, जैसे एक बार ऐसा भी एक बार आया था स्टेटमेंट गवर्नमेंट का कि बैंक की जो है गारंटी रिजर्व बैंक लेगा, जो खातेदार है, खातेदार के पैसों की गारंटी रिजर्व बैंक लेगा। तो आज ये बात समझ में नहीं आती कि फिर एकदम से आपने लगभग यू टर्न जैसा कर लिया। पहले तो आपने कहा कि गारंटी लेगा, गारंटी का मतलब होता है कि अगर मेरे 100 रुपए जमा तो 100 रुपए मिलना चाहिए मेरे को, लेकिन आज आप बोले नहीं हम 5 जी रिवाइज होना चाहिए इसको कि भाई कम से कम नहीं, ठीक है 100 करोड़ जमा थे या 1 करोड़ जमा थे, 1 करोड़ नहीं देंगे, लेकिन कम से कम एक सब्सटेंशियल 75 लाख, 50 लाख, 55 लाख, 50% पैसा तो कम से कम मिले जिसका पैसा जमा। अजय श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से राकेश जी ने कहा कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर ये कानून में संशोधन हुआ है, सरकार को उस पर विचार करना चाहिए कि आखिर बैंक डूब क्यों रहे हैं। देखिए, सरकार की जो पहली इच्छा है, पहला जो मापदंड है कि जो छोटे निवेशक हैं उनकी सुरक्षा करना, जो उसमें 90% जो छोटे निवेशकों का पैसा जमा होता है वो पूंजी उनकी 5 लाख रुपए से कम होती है।
जो 10% लोग होते हैं उनकी पूंजी वहां पर अधिक होती है। तो इस पूंजी के कारण जो 10% लोग हैं उनके अपेक्षा जो सबसे ज्यादा मतलब बैंक को रिकवर होने में भी टाइम लगता है, एकदम हड़बड़ाहट ना फैले। तो जो एक रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश हैं, एक तो जो अभी रामजी श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि रिजर्व बैंक को जो देखना चाहिए, वो बिल्कुल सही बात थी कि रिजर्व बैंक को अपने दिशा निर्देशों को होना चाहिए। और एक जो बैंकों में लोन देने की प्रक्रिया है वो एक बड़े उनके मतलब राजनीतिक सोर्सेज के माध्यम से कई लोगों को, बड़े पार्टियों के लिए जो लोन मिलता है, वो लोन पर भी एक तरह से रोक लगानी चाहिए। जिनके माध्यम से दिया उनका नाम भी उजागर होना चाहिए और जिन लोगों के जो गारंटर होते हैं उनकी भी मतलब कुर्सी समय पे होना चाहिए। तो जो पैसे वसूलने का है या जो स्थगित है या चुनाव जो हैं, कई राजनीतिक दल जो अपने राजनीतिक एजेंडे में लेते हैं कि हम कर्ज माफ करेंगे, लेकिन यदि कर्ज माफ करेंगे तो उसमें जो कौन व्यक्ति को नुकसान होता है, जो सबसे अधिक नुकसान होता है वो उसके जमा पूंजी करने वालों के होते हैं, क्योंकि बैंक ने जिन लोगों को लोन दिया था उनका सरकार ने माफ कर दिया। तो जो कई इस प्रकार की जो बातें आती हैं बैंकिंग के प्रति, यदि अविश्वास पैदा हो रहा है तो सरकार की यह पहली जिम्मेदारी है कि वो बैंक के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े। बैंक जो है एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, जिस पर की मतलब पूरा एक अर्थव्यवस्था हमारी टिकी हुई है। तो जो छोटे निवेशक हैं, यदि उनके लिए 90 दिन के अंदर यदि वो जो 5 लाख तक का रुपया मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि काफी हद तक जो छोटे हैं वो निपट जाते हैं। जो बाकी जो बड़े लोग हैं उनको भी 5 लाख मिलेगा, लेकिन जो आजकल जो डिपॉजिट जो हो रहे हैं वो कई लोगों को रिटायरमेंट के बाद बहुत पैसा मिलता है, तो ऊंची ब्याज दर के रूप में कई बैंकों में जमा कर देते हैं। यदि ऐसी बैंक दिवालिया हो जाती है तो कई जो सीनियर सिटीजन जो रहते हैं उन पर असर पड़ता है। तो सरकार को ये चाहिए कि उसमें जो सीनियर सिटीजन का जो पैसा जमा है, यदि कोई रिटायरमेंट वाला है, यदि कोई बिजनेसमैन नहीं है, तो उसकी लिए वो प्राथमिकता से कुछ आधार और बढ़ाना चाहिए, कुछ उसकी संख्या और बढ़ानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, निश्चित ही कानून में संशोधन हुआ है, लेकिन कितना लाभ छोटे जमाकर्ताओं को मिलता है और कितना लाभ सीनियर सिटीजन को मिलता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। डॉक्टर राकेश पाठक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान के बाद ये संभावनाएं लगाई जा रही है कि नगरीय निकाय चुनाव अगले साल मई जून तक टल सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि एक लंबी प्रक्रिया उन्होंने बता दी है, आरक्षण की बात की जाए या कोरोना की बात की जाए, तो तमाम चीजें उन्होंने बताई है। देखिए प्रेषिता, नगरीय निकायों के चुनाव शायद सरकार इसलिए टाल रही है कि पिछले दिनों जो भी हालात बने हैं पिछले 1 आध साल से, चाहे वो कोरोना की बदहाली हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल की कीमतों से लेकर जिंदगी की जरूरतों की हर चीज महंगी हुई है जी। तो हो सकता है सरकार स्थानीय निकायों के चुनाव को टालने के लिए ये सब कोशिश कर रही है। सरकार को बहुत पहले से मालूम था कि जो चुनी हुई इकाइयां थी, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं, उन सबके कार्यकाल बहुत पहले खत्म हो रहे थे। तब से प्रशासक बना रखे हैं, कमिश्नरों के पास चार्ज है संभाग में, बड़े नगर निगमों से लेकर और जिलों में। तो सरकार जानती थी कि ये आरक्षण भी करना पड़ेगा। वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया एक बार पहले पूरी हो चुकी है, अब वे किस आरक्षण की बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं। महापौर के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जो भी रोस्टर होता है उसके आधार पर। तो अब जो चुनाव टालने की बात जो हीला हवाली लग रही है, वो शायद इस आशंका के कारण हो कि जनता का उस तरह का समर्थन नहीं मिलेगा जैसा विधानसभा उपचुनाव में मिल गया था जी। क्योंकि अगर कोरोना के बहाने टालने की बात करें या आरक्षण के बहाने की टालने की बात करें, आरक्षण 7 दिन में हो सकता है, 10 दिन में हो सकता है जी। जो उसकी नोटिफिकेशन की प्रक्रिया है, अगर दोबारा भी कोई वार्ड आरक्षण करना है, महापौर के पदों का तो सब जगह आरक्षण हो चुका है, मुझे नहीं लगता उसे दोबारा करने की जरूरत है जी। लेकिन इसी बीच में जैसा कि कांग्रेस भी आरोप लगा रही, मैंने अभी सुबह कुछ ट्वीट पढ़ा था किसी प्रवक्ता का उनके जी, कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद चुनाव हो रहे हैं, बिल्कुल, और गोवा, पंजाब इत्यादि में भी चुनाव होना है। तो नगर निगम चुनाव में ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी? कोरोना सिर्फ नगर निगम चुनाव के लिए है, बाकी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है जी। ये बात कुछ पचती नहीं है। बिल्कुल, देखना होगा कि इसको बाकी पार्टियां, बाकी दल किस तरह उठाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो सरकार की है चुनाव कराना। सरकार नहीं चाहेगी तो चुनाव नहीं कराएगी।
लेकिन डॉक्टर राकेश जी, अभी जो तैयारियां चल रही है दोनों पार्टियों के, वो उपचुनाव को लेकर चल रही है। जी, अभी तो ये जो उपचुनाव, चूंकि इसमें 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराने का नियम है, जब तक कि बहुत विशेष परिस्थितियां न हो जिसके तहत टाला जा सके, जैसे चौरा का उपचुनाव टाला गया था और फिर बाकी 28 सीटों के साथ किया गया, क्योंकि वहां के जो विधायक थे उनकी मृत्यु हुए समय हो चुका था, तो निर्वाचन आयोग उसको विशेष परिस्थितियों में मानकर टाल सकता है। लेकिन अब जो सामने एक लोकसभा, खंडवा और 3 विधानसभा चुनाव सामने हैं, पृथ्वीपुर और वो जो कलावती भूरिया वाली सीट का और एक और, तो मेरा मानना यह है कि अब दोनों पार्टियां फिलहाल इन 3 विधानसभा और एक लोकसभा की सीट के उपचुनाव को एक प्राइमरी टेस्ट के रूप में लेंगे कि अब जनता का मूड क्या है इस दरमियान। यद्यपि उपचुनाव से बड़े चुनावों को आईने में रखकर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उपचुनाव के आईने में अगर हम देखते हैं तो बहुत सीमित क्षेत्र में होता है। पूरे प्रदेश में जो भावना होती है मतदाता की, वो एक विधानसभा या एक लोकसभा सीट के उपचुनाव में परिलक्षित नहीं होती। वो स्थानीय मुद्दे होते हैं उपचुनाव में। आमतौर पर जिसकी सरकार होती है उपचुनाव वो जीतता है। अपवाद स्वरूप अभी दमोह में हारी है बीजेपी, लेकिन आमतौर पर उपचुनाव में जो पार्टी सत्ता में होती है वो जीतती है। तो अभी हम आपकी स्क्रीन पर ही देख रहे हैं कि कमलनाथ उपचुनाव को लेकर बैठक करने वाले हैं जी। भारतीय जनता पार्टी लगातार कवायद कर ही रही है। तो देखना होगा इस उपचुनाव के बाद के मूड को देखकर, हो सकता है नगरीय निकाय चुनावों की तैयारी कर लें सरकार में बैठे लोग। बिल्कुल, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल जिस तरह का बयान भूपेंद्र सिंह ने दिया है, उससे तो यही संभावनाओं को बल मिला है कि अगले साल तक नगरीय निकाय चुनाव टल सकते हैं। खैर, देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर राकेश पाठक जी, रामजी श्रीवास्तव जी और अजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े थे। तमाम सुर्खियों पर हमने विश्लेषण किया और करते रहेंगे। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।